1980 के करीब एक शहर पर जिन्नात का कब्जा था। इन जिन्नात ने शहरियों का जीना हराम कर रखा था और इस वक्त एक बहुत बड़े आमिल करमदीन ने चिल्ला करके जिन्नात के पूरे ख़ानदान को ख़त्म कर दिया था। जिन्नात का पूरा घराना तबाह हो गया। हज़ारों चुड़ैलें जलकर मर गईं, लेकिन जिन्नात के ख़ानदान में एक छोटी चुड़ैल जिंदा बच गई और वो अपनी जान बचाकर एक जंगल में चली गई और वहीं इसी जंगल में रहने लगी। इस चुड़ैल का पूरा ख़ानदान तबाह हो गया। अब वो अकेली थी। इसे अपने ख़ानदान के जिन्नात की मौत पर बहुत अफसोस था। वो अपने ख़ानदान की मौत का बदला लेना चाहती थी इस आमिल से, लेकिन अभी वो बहुत छोटी थी। वो इंतज़ार कर रही थी कि वो कब बड़ी होगी और कब इस आमिल से बदला ले सकेगी। वक्त गुजरता चला गया। वो चुड़ैल इसी जंगल में ज़िंदगी गुजारने लगी। फिर 20 साल बाद वो छोटी चुड़ैल से एक बहुत बड़ी चुड़ैल बन गई और इसकी ताकत और बदला लेने का जुनून भी बढ़ गया। इसे किसी भी कीमत पर इस आमिल करमदीन से बदला लेना था, जिसने इनकी जिन्नात के ख़ानदान को बर्बाद कर दिया था। वो चुड़ैल जंगल से निकलकर इंसानों की दुनिया में आ गई। फिर इस चुड़ैल ने खुद को इंसानी रूप में बदल लिया और एक खूबसूरत लड़की बन गई ताकि कोई इसे पहचान न सके। ये दिसंबर 2004 की एक रात थी जब आमिल करमदीन के बेटे फराज की शादी हो रही थी। पूरे घर को बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। करमदीन बेटी की शादी पे बहुत खुश था, लेकिन शादी की रात अचानक बहुत खौफनाक वाक़या पेश आया, जिससे सबकी खुशी गम में बदल गई। फराज की होने वाली बीवी और करमदीन की होने वाली बहू अस्मा गाड़ी में ब्यूटी पार्लर जा रहे थे। वो गाड़ी में अकेली थी। रात का वक्त था। फिर अचानक गाड़ी के सामने वही चुड़ैल आ गई और इस चुड़ैल ने अस्मा की गाड़ी को रोकने को कहा। अस्मा ने इस चुड़ैल को एक लड़की समझा और गाड़ी रोक दी। वो चुड़ैल गाड़ी में आकर बैठ गई। अस्मा ने इससे पूछा, कौन हो तुम और तुम्हें कहाँ जाना है? इस चुड़ैल ने हंसते हुए कहा, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं तुम्हारे पास आई हूँ। अस्मा ने हैरानगी से पूछा, मेरे पास क्यों आई हो? तुम मुझे कैसे जानती हो? वो हंसते हुए बोली, मैं तुम्हें नहीं जानती, लेकिन तुम्हारे होने वाले शोहर फराज और उसके अब्बू आमिल करमदीन, मैं इनसे बदला लेने आई हूँ। इसको बर्बाद करने आई हूँ। मैं एक चुड़ैल हूँ और अब तुम्हें भी बनना होगा। अस्मा इसकी बात सुनकर सदमे में आ गई और हैरानगी से इस चुड़ैल को देखने लगी। इसकी शक्ल तब्दील होने लगी। वो खूबसूरत लड़की से अचानक भयानक रूप इख्तियार कर गई थी। अस्मा इसे देखकर डर गई और उसने एक जोरदार चीख मारी। फिर अस्मा डरते हुए गाड़ी से नीचे उतरने लगी, मगर इसने अस्मा को पकड़ लिया। अस्मा रोते और डरते हुए बोली, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम्हारा बदला करमदीन और उसके बेटे से है। मुझे क्यों मार रही हो? वो चुड़ैल गुस्से से अस्मा को देखने लगी और गुर्राते हुए बोली, जहां जंग होती है वहां कसूर नहीं देखे जाते। करमदीन को बर्बाद करने की शुरुआत मैं तुमसे करूंगी। मुझे माफ कर दो, लेकिन अब तुम्हें मरना होगा। ये कहकर इसने अस्मा को पकड़ लिया और अपने लंबे लंबे दांत अस्मा की गर्दन पर रखकर इसे काटने लगी। अस्मा रोती रही, तड़पती रही, लेकिन इसने इसे नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि अस्मा मर गई। अस्मा को मरने के बाद वो चुड़ैल गाड़ी से खुद ब खुद बाहर निकल गई। दूसरी तरफ आमिल करमदीन और उसके बेटे फराज की शादी तैयारियों में मसरूफ थे जब इन्हें अचानक खबर मिली कि अस्मा को रास्ते में किसी ने कत्ल कर दिया है। ये खबर सुनकर फराज और आमिल करमदीन सदमे में आ गए। शादी वाले दिन दुल्हन का कत्ल हो जाना इन करमदीन के घर में क़यामत ले आया। खुशी का माहौल अचानक गम में बदल गया, लेकिन क्या कर सकते थे? यही किस्मत का फैसला था। रात के 9 बजे अस्मा का जनाजा पढ़ाया गया और अस्मा की लाश को शहर के कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। जनाजे और कफन दफन से फारिग होकर रात के तकरीबन 2 बजे आमिल करमदीन और इसका बेटा फराज घर आए। करमदीन अपने कमरे में चला गया और फराज अपने कमरे की तरफ जाने लगा, जिसे दुल्हन के लिए नहायत खूबसूरती से सजाया गया था। फराज बेहद उदास था। इसकी शादी वाली खुशियों की रात अचानक मौत के गम में तब्दील हो गई थी।
इसकी होने वाली दुल्हन का कत्ल हो गया था। फराज उदासी से अपने कमरे में दाखिल हुआ, मगर कमरे के अंदर दाखिल होते ही इसने एक अजीब व गरीब मंजर देखा। सामने बेड पर एक दुल्हन बैठी थी। इस दुल्हन को देखकर फराज हैरान होकर वहीं रुक गया। अस्मा तो मर चुकी है, वो बेड पर दुल्हन कौन है? फराज इस हैरानगी से इस दुल्हन को देखते हुए बोला, कौन हो तुम और मेरे कमरे में क्या कर रही हो? इस दुल्हन ने मुस्कुराते हुए फराज की तरफ देखा और बोली, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, इतनी देर लगा दी तुमने। फराज झिझकते हुए बोला, लेकिन तुम हो कौन और मेरा इंतजार क्यों कर रही हो? इस दुल्हन ने शिकवा भरी नजर से फराज को देखा और बोली, मैं तुम्हारी बीवी हूं, तुम मुझे कैसे भूल सकते हो फराज? फराज इसकी बात सुनकर मजीद हैरान हुआ और गुस्से से बोला, मेरी बीवी मर चुकी है और मैं अभी इसे दफन करके आ रहा हूं, अब बताओ तुम कौन हो? वो लड़की फराज की बात सुनकर मुस्कुराते हुए खड़ी हुई और फराज के पास आकर इसका हाथ पकड़कर बोली, मैं तुम्हारी बीवी हूं और आज हम दोनों की सुहाग रात है, चलो बेड पर बैठो। फराज ने तेजी से अपना हाथ छुड़ाकर गुस्से से कहा, तुम पागल हो गई हो क्या? मैं तुम्हें जानता तक नहीं और तुम ये क्या बकवास कर रही हो? चलो निकलो मेरे कमरे से बाहर। वो दुल्हन रोने लगी और रोते हुए बोली, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो फराज, हम दोनों की शादी हुई है, मैं तुम्हारी बीवी हूं, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। फराज ने गुस्से और हैरानगी से इस दुल्हन की तरफ देखा जिसके आंसू भी निकल रहे थे। वो गुस्से से बोला, तुम 1 मिनट रुको, मैं अभी अपने अब्बू को कमरे में बुलाता हूँ, वही बताएंगे कि तुम कौन हो और मेरे कमरे में क्या कर रही हो। फराज की बात सुनकर वो दुल्हन बजाय रोने के अपने आंसू साफ करके संजीदगी से बोली, हाँ हाँ बुलाओ अपने अब्बू को, मैं नहीं डरती किसी से, अब सच झूठ का फैसला इनके सामने होगा। और फिर सुबह आमिल करमदीन और फराज की लाशें उस कमरे से पाई गईं। तमाम सुनने वालों को हमारा सलाम। स्पूकी हॉन्टेड टेल्स की एक नई एपिसोड में आप सब लोगों को खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। हमेशा की तरह पहले ये गुजारिश कि हमारे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, बेल आइकॉन को टच कर दे और जल्दी से जल्दी हमें अपने साथ होने वाले वाकयात, स्टोरीज ज़रूर शेयर करें, चाहे ईमेल के ज़रिए चाहे व्हाट्सएप के ज़रिए। लेकिन ये ज़रूर ख्याल रखें कि रिकॉर्ड करते वक्त पंखा बंद हो, साउंड अच्छा आए, रिकॉर्डिंग क्वालिटी जो है ना वो बेहतर हो जाए। तो हम ज़रूर शेयर करेंगे, कोशिश करेंगे सच्ची कहानियाँ हों, सच्चे वाकयात हों, आपके अजीज़ रिश्तेदारों, दोस्तों जिनके साथ भी वो वाकयात पेश आए हुए हैं, अगर किसी का जिनसे इनकाउंटर हुआ है तो वो भेजें। तो हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त और इस प्रोग्राम के होस्ट लंदन से आमिर चन्नोटी को शामिल करते हैं। आमिर, क्या हाल चाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम मुमताज भाई, अस्सलाम वालेकुम अनस, आई होप एवरीवन इज फाइन। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। और ये कि एक दफा फिर हम लोग हाजिर हैं सबके सामने, और ये कि आई होप कि आपकी तबीयत ठीक होगी। गर्मी बहुत है वहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह, गर्मी तो बहुत है, लंदन का मौसम तो अच्छा है। लंदन का मौसम बहुत अच्छा, बारिश हो रही है अभी इस टाइम पे, एंड आई एम एंजॉयिंग द वेदर। और ये कि मैसेज टू एवरीवन कि प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन सो यू कैन रिसीव ऑल द नोटिफिकेशन। और चलिए मुमताज भाई, लेट्स इंट्रोड्यूस अफाज अजीज, हमारे एक लिसनर हैं और वो हमारी जो है आपकी खास तौर पे टेप्स भी सुनते थे और उसके अलावा जो है वो हमारा चैनल भी फॉलो करते हैं। और उनके साथ कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हुई थी कराची के अंदर। अच्छा। जब वो सऊदी अरब में थे तो अच्छा, उनका घर खाली था, तो वो जब घर खाली था तो जब वो वापस आए तो वो पूरा बड़ा घर था वो घर, तो ही फाउंड आउट कि वहाँ पे कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज थी उनके आने के बाद। तो वो कह रहे थे कि वो ये शेयर करना चाहते हैं। और दूसरा ये कि उनका एक और इंसिडेंट भी हुआ था, और अगर वो शेयर करना चाहेंगे तो वेल एंड गुड। तो लेट्स टेक फादर अजीज फिर। फादर अजीज, ओके, जरूर सुनते हैं। चलें।
अस्सलामुअलैकुम स्पोकी हॉन्टेड टेल्स की पूरी टीम को, ख़ासकर इस चैनल के दोनों होस्ट मुमताज़ साहब और आमिर को बहुत बहुत थैंक्स कि उन्होंने मुझे अपने शो में इनवाइट करा। और माशाल्लाह आप लोगों का ये चैनल जो है स्पोकी हॉन्टेड टेल्स, ये काफ़ी माशाल्लाह देखा जा रहा है। मोबाइल पे, टैब पे, एलईडी पर लोग आपके चैनल्स को देख रहे हैं, इसको सब्सक्राइब कर रहे हैं, आपकी स्टोरीज़ को शेयर कर रहे हैं। और माशाल्लाह बहुत इंटरेस्टिंग आप लोगों का चैनल है और काफ़ी माशाल्लाह इसके सब्सक्राइबर जो हैं वो काफ़ी बढ़ गए हैं। मैं देख रहा था, मैं तो फर्स्ट डे से ही ये समझे कि स्टार्टिंग से ही आप लोगों की, जब से आपने ये चैनल बनाया मैंने इसको सब्सक्राइब किया है और आप लोगों की तकरीबन ऑलमोस्ट मैंने सारी वीडियोस देखी हैं। और थैंक्स कि आज आप लोगों ने जो है मुझे इनवाइट करा अपने शो में कि मैं आऊँ और आकर अपनी स्टोरी जो भी है, एक स्टोरी मेरी मतलब है कि जिसकी आप बीती होती है वो समझता है कि उसके साथ हुआ क्या है, बाकी दूसरा जो है वो नहीं समझ सकता। और जिसके साथ हो जाता है इस तरह की मिस्ट्रीज चीज़ें ना, तो उसका बिलीव और बढ़ जाता है। तो मेरा भी इसी तरीके से जो है वो बिलीव और बढ़ गया था जब मेरे साथ ही हुई थी जो स्टोरी मैं आपको अभी सुनाने लगा हूँ। और ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, ये एक मैसेज भी है उन लोगों के लिए जो इस तरह की चीज़ों पे बिलीव नहीं करते कि इस तरह का भी कुछ हो सकता है। तो मेरी भी स्टोरी कुछ इसी किस्म की है जो मैं आप लोगों को रख रहा हूँ, ये विद मैसेज है। और ये मैसेज क्या है कि किस तरीके का है, असल में हुआ ये था कि 2004 में मिड में 2004 के मिड में मैं और मेरी फैमिली हम लोग बाहर थे। और हम लोग जब बाहर से वापस आए, सऊदीया में थे हम लोग, और वहाँ से जब हम लोग वापस आए तो 1.5 साल के बाद, तकरीबन 1.5 साल का अर्सा था, हमारा घर जो था वो बंद रहा, बिल्कुल बंद रहा, मतलब वहाँ पर कोई भी नहीं रहा। तो जब हम लोग वापस आए तो उसके बाद जो चीज़ें हमारे साथ हुई वहाँ पर, जिस तरह की जो मिस्ट्रीज़ हुई, बिल्कुल बंद था। मतलब ये कि किसी का आना जाना नहीं, कुछ भी नहीं, और ये वो बिल्कुल जिसका तरह ताला बंद। और जब हम लोग वापस आए तो हमारे साथ कुछ इस किस्म की चीज़ें होने लगी कि मतलब ये कि अब जब आप स्टोरी सुनेंगे तो वो उसका भी तसलसल भी चलता रहेगा और एंड में आप लोगों के लिए मैसेज भी मिलेगा आप लोगों को। और हमारे साथ तो ये हो गया। और आप लोग थोड़ा सा जो है ना, इस चीज़ को देख लीजिए, अपने घर को जो है ना, बंदा जब कभी भी जाता है तो उसको या तो आप नेचुरली यही होता पाकिस्तान में, बंद करके चले जाते हैं और कोई इसमें केयर टेकर नहीं होता बीच में। तो वो एक लॉन्ग टर्म अपने घर को बंद मत रखें। तो हम लोग जब वापस आए तो कुछ अजीब सा होने लगा, बिल्कुल मतलब कि स्टार्टिंग में ऐसा होता था कि मैं कमरे में बैठा होता था तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे साथ कोई बैठा हुआ है या मुझे कोई देख रहा है। अच्छा, ऐसा पहले नहीं होता था, लेकिन ये कि जब हम लोग आए तो मतलब इस तरह की चीज़ें भी होने लगी। क्या होने लगी, अजीब सी चीज़ें। ख़ासतौर हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे, तो हमारा ग्राउंड फ्लोर भी खाली था और सेकंड फ्लोर भी खाली था क्योंकि फैमिली चली गई थी। जब वापस आए तो कम लोग आए थे, तो अब हम लोग इतने लोग थे कि हमारे लिए फर्स्ट फ्लोर बस बहुत था रहने के लिए, तो हमारे 2 फ्लोर खाली थे। तो होता ये था कि बीच में जो है ना, पहले तो ये महसूस होने लगा कि कोई हमें देख रहा है या कोई साथ बैठा है या कोई एकदम से गुजर गया करीब से ना। अच्छा, मैं और मेरा भाई थे, अकेले हम दोनों ही रहते थे। फिर बाद में ये चीज़ें फिर बढ़ना शुरू हो गई। ये मैंने ही महसूस किया, मेरे भाई ने ही महसूस किया। लेकिन अब क्योंकि हम लोग अपने घर में रह रहे थे और रहना ही नहीं था ज़ाहिर है, तो हम लोग तो ज़ाहिर है फिर हम लोग मतलब कि अपने घर में ऐसा कॉन्फिडेंस होता है इंसान में, वो फिर नहीं जाता इस तरह की चीज़ों को, फिर वो फेस करता है, वो घर को नहीं छोड़ता और नेचुरली वो कहाँ जाएगा। फिर क्या होने लगा, ये चीज़ें बढ़ने लगी। बढ़ने किस तरह लगी मैं आपको बताता हूँ। सेकंड फ्लोर पे जो है हमें ऐसा लगने लगा, हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे थे, हमें ऐसा लगता था जैसे ऊपर ना कोई भाग रहा है छत पे, कोई दौड़ रहा है। और रात में इस तरह की आवाज़ें आती थी ज़्यादा कि जैसे कोई शिफ्टिंग कर रहा है, सामान इधर से उधर रख रहा है। अब जाहिर है, अब आप नीचे रहते हैं, आप लोग छत पे कोई दम से आवाज़ आए तो आपको महसूस होता है कि चलो कोई
जैसे कोई बिल्ली तो नहीं भाग रही और कोई कुछ नहीं है, लेकिन ये आवाज़ें तेज़ आती थी, जैसे शिफ्टिंग हो रही है कि कुछ हो रहा है, कोई खेल कूद रहा है, इस तरह का हमें महसूस, बहुत ज़्यादा महसूस होता था। अब वो ज़ाहिर है ऊपर हमें पता तो कोई भी नहीं रहता, तो फिर मैंने और मेरे भाई ने, हम लोगों ने ही फैसला करा, हमने कहा यार वो मगरिब के बाद जो है ना लाइटें जला दिया करो, ये हम लोग करते नहीं है, लाइटें वाइटें जला दो। तो इस तरह की चीज़ें हम लोग करने लगे, अगरबत्ती जला दो, जुमेरात को जैसा होता है ना अगरबत्ती आप ख़ास एक जला देते हो, और इस तरह की, तो हम लोग काफ़ी पाबंदी करने लगे चीज़ों की। और हम लोग जो है मगरिब के बाद या उससे पहले हाँ लाइटें सब जलाने लगे, और सफाइयाँ बहुत ज़्यादा शुरू कर दी हमने घर की, कि साफ़ सुथरा और ज़्यादा रख दे, कि इस तरह की चीज़ें जो है ना आगे ना बढ़े। लेकिन ये मामला इस तरह ख़त्म नहीं हुआ और बढ़ता चला गया, और ये चीज़ें जो हैं वक्त के साथ साथ बढ़ती चली गई, और वो इतनी ज़्यादा बढ़ती चली गई, इतना ज़्यादा होने लगा कि एक वक्त ऐसा आया हमारे साथ, मेरे साथ, कि अच्छा अकेले में ज़्यादा होता था मेरे साथ, जब मेरे भाई के साथ ये चीज़ें जो है ना हम दोनों के साथ अकेले बहुत ज़्यादा होने लगी। तो वो किस तरह होने लगी कि हमारे यहाँ सेकंड फ्लोर पे जो हमारा किचन था उसके साथ एक स्टोर था और एक वॉशरूम था। तो उस वॉशरूम में, और अच्छा हमारे ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि हम लोग के जो दरवाजे होते हैं वो उनके गोल से लॉक होते हैं, जिसको आपने उसको खोला और वो गोल बटन वाले, और वो दरवाज़ा खुल जाता है। तो इस किस्म के हम लोग के जो ना उस किस्म का लॉक ज़रा हमारे पास भी, हमारे भी दरवाज़ों में था। तो मैं जो हूँ सेकंड फ्लोर पे आया और मैंने अगरबत्ती जलाई, और बस वो मैं जला ही रहा था, और जला के जो ना मैं कुर्सी पे बैठ गया। तो वो जो मेरा, मैंने आपको बताया ना किचन था, किचन के वहाँ पर स्टोर के वहाँ पर दरवाज़ा, तो ये मगरिब के बाद का वक्त था। तो जैसे ही मैं अगरबत्ती मैं जला ही रहा था, तो सामने स्टोर से जो है ना, स्टोर का दरवाज़ा खुला, मतलब कि आजकल का अंधेरा हो गया था मगरिब का। तो स्टोर का दरवाज़ा खुला, और वो इस हद तक खुला कि जिस हद तक बंदा निकल के बाहर नहीं आता दरवाज़ा खोल के, उतना ही खोला, मतलब बहुत थोड़ा सा खोला। पहले तो गोल लॉक खुला, बटन बाहर आए, गोल लॉक खुलता है जैसे, और दरवाज़ा वो खुला, और वो इतना खुला कि एक बंदा बाहर आता, दरवाज़ा आके बंद हो गया। और मैंने सामने बिल्कुल देखा है, मेरे सामने दरवाज़ा खुला है और वो बंद हो गया। मैं अब आपको क्या बताऊँ कि मुझ में इतनी भी सकत नहीं थी कि मैं उठ के भागता, और नेचुरली अपना घर था, फिर एक कॉन्फिडेंस भी होता है इंसान में। और मैं इस तरह की चीज़ों को, ज़ाहिर है हम लोग तो समझ गए थे कि इस तरह के जो है ना चीज़ें हो रही हैं, मिस्ट्रियाँ हो रही हैं सारी। तो मैं बैठा रहा, हाँ, और जो भी मैं पढ़ सकता था मैंने पढ़ा, और मैं गया नहीं। और उसके बाद मैं खामोशी से मैंने अगरबत्ती जलाई, मैंने लाइटें ऑन करी सारी, और उसके बाद फिर मैं जो हूँ दिल में ऐसे मेरे एक वो हो गया था कि बस अब इससे ज़्यादा फाद अब हो नहीं सकता। अब जब आप खुद देख लेते हो ना, मतलब ये कि समझाने वाले ने मुझे ये समझा दिया कि भाई हाँ इधर हम भी रहते, और बिल्कुल अब बी केयरफुल। उसके बाद मैंने अपने भाई को ये बताया कि भाई हाँ ये मेरे साथ हुआ। तो उसने मुझे बोला कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझे भी लगता है कि जो है ना स्टोर या वॉशरूम की तरफ कुछ है। मेरे का मेरे सामने दरवाज़ा खुला है बिल्कुल। अच्छा वो भी काफ़ी हाँ महसूस कर गया था इस तरह की चीज़ें। तो हमने सोचा कि बस अब हम फौरी तौर पे जो है ना, अब ज़ाहिर हमारे यहाँ पाकिस्तान में ही होता है, इस तरह की जब मिस्ट्रीज़ होती हैं तो वो हम लोग किसी आमिल को बोलते हैं, या जो उतारे वाले जो होते हैं, जो आते हैं उतारते हैं, पढ़ते हैं। तो हमने उस फ्लोर में कमरे जो थे वहाँ पर कुरान शरीफ भी रख दिया था, वो सारी चीज़ें ये हम लोग कर रहे थे कंटिन्यू। उसके सेकंड और थर्ड डे ये हुआ कि मैं और मेरा भाई जो है, हम लोग का वो टेरिस था सेकंड फ्लोर पे, हम दोनों बैठे हुए थे। और हम लोग थोड़ा सा टाइम भी, हमने ये कोशिश ये भी हमारी स्ट्रेटजी में था कि हम थोड़ा स्ट्रेटजी में था कि हम थोड़ा सा टाइम भी देंगे। हम लोग बिल्कुल भी जो है ना हाँ बैठ नहीं रहे हैं, मतलब कि हमारा आना जाना भी नहीं होता कि बस हम लाइट जला के या अगरबत्ती जला के हम लोग चले जाते हैं। तो हम लोग ने क्या करा, क्या थोड़ा टाइम भी देते हैं यहाँ पर। तो वही था मगरिब के बाद का ही वक्त था। हाँ लाइट वाइट जला के मैं और मेरा भाई बैठे हुए थे। तकरीबन 7:15 7:30 हाँ अजानें हुई हैं और अंधेरा हो गया काफ़ी। और हम लोग बैठे हुए थे, तो सामने हमारे जो थे सेकंड फ्लोर पे 2 कमरे हैं, हम लोग टेरिस पे बैठे हुए, तो कमरे से एक बच्चे के रोने की आवाज़ आई।
ये मैंने और मेरे भाई ने सुनी। उसके बाद मैंने अपने भाई की तरफ देखा, भाई ने मेरी तरफ देखा, और हम लोग एक दूसरे को ये बस कहने ही वाले थे कि उठो अब चलते हैं। तो सेकंड टाइम फिर बच्चे के रोने की आवाज़ आई, और वो इतनी तेज़ थी कि यकीन जाने हम एक दूसरे को ये भी नहीं कह सके कि अब चलते हैं हम लोग यहाँ से। हम लोग उठे और हम लोग नीचे की तरफ आ गए, और हम लोगों ने फैसला कर लिया कि अब जो है ना, अब हम लोग जो है इसको अब ख़त्म करेंगे इस मामले को। और किस तरह ख़त्म करेंगे, हमने जो है वो लोगों से पूछा, दोस्तों से, अपने जितने भी कॉन्टैक्ट्स थे और ये वो इस किस्म के, कि यार ये बहुत ज़्यादा हो गया, सारी चीज़ें हमने पता। तो हमें कुछ लोगों ने जो हमारे जानने वाले थे, उनमें से एक ने जो है ना, एक बंदे का, पीर साहब थे, उनका नंबर दिया कि आप जाएं, ये माशाल्लाह जो है ना काफ़ी पहुँचे हुए हैं और इस किस्म का ये उतारा करते हैं और ये सारे मामलात को देखते हैं। और ये आपकी देखें कोई कि किसी किस्म की अगर मदद कर सके, आप मेरा नाम ले लीजिएगा इनसे, लेकिन ये कि माशाल्लाह है बहुत अच्छे, ये बहुत ज़बरदस्त इंसान है। तो हमने उनको कांटेक्ट करा, उन्होंने हमें ये बोला कि आप ऐसा करिए कि मेरे पास आइएगा इशा की नमाज़ के बाद। तो मैं जो हूँ, देखिए आपकी बात सुनता हूँ और डिटेल में, और देखें जो मैं कुछ कर सकता हूँ करूँगा। तो हमने उनको कॉल करी, उन्होंने हमें बुलाया, हम उनके पास गए, हमने उनको एक एक चीज़ बताई कि देखें ये इस तरह है। घर हमारा काफ़ी अर्से से खाली था, और हम जो है क्या नाम है अपना, जब हम लोग वापस आए तकरीबन 1.5 साल के बाद, तो ये हमारे साथ ये चीज़ें इस तरह की शुरू होने लगी। और एक एक चीज़ से जो हम लोग के साथ हुआ था, जो मेरे साथ, मेरे भाई के साथ जो हो रहा था, उसके साथ भी चीज़ें होती थी, मेरे साथ भी होती थी। तो वो हमने उनके साथ शेयर करी। तो उन्होंने हमें बोला कि अच्छा ऐसा करो, तुम अपने मुझे घर लेके चलना, 2 से 3 दिन के बाद आना, मुझे कॉल करना, और रात में जो है ना, रात में ईशा के बाद आना, कॉल करना मुझे और मुझे लेके चलना। तो फिर हमने एक दिन उनको कॉल करी, तो उन्होंने कहा अच्छा तुम आ जाओ और क्या बोल सकता, अपने घर मुझे लेके चलो और आके दिखाओ कि चक्कर क्या है ये सारा। हम उनको लेने चले गए। अच्छा, हम उनको जैसे ही अपने घर हम लोग लेकर आए, तो हमने जो है हमने उनको ये बताया नहीं कि ये इस फ्लोर में ये वो जैसे ही हमारे घर के पास आए, और वो समझे कि मतलब ये कि वो गेट के पास जैसे ही आए, कहने लगे कि तुम जो हो मुझे ऊपर लेके चलो। ये आपका घर है ना? मैंने कहा जी। कहने लगे ऊपर लेके चलो मुझे, ऊपर थोड़ा सा आपके मामला मुझे लग रहा है। अब हमें तो बताने वाले ने ये बता दिया था कि इनके पास मौके लें, और वो उनको सब कुछ बता देते हैं, जो भी मामला होता है वो उनको बता देते हैं। तो लिटरली हमने उनको ये तक नहीं बोला कि सेकंड फ्लोर पर हमारे साथ मामला, कहने लगे मुझे ऊपर लेके चलो, ये तुम लोग का दूसरा फ्लोर भी है ना, हाँ ये ऊपर लेके चलो मुझे। हम फर्स्ट फ्लोर पर ला कह रहे नहीं और ऊपर चलो, तो सेकंड पे आके वो रुक गए। उन्होंने ये भी नहीं बोला कि छत पे लेके चलो, कहने लगे ये जो है कितने अरसे से खाली था। वो हमने फिर उनको सारी चीज़ें फिर से रिपीट करी जो हमने बताया था। तो वो देखते रहे। उसके बाद वो कुछ पढ़ने लगे, कहने लगे यार देखो थोड़ा टाइम लगेगा यहाँ पर, हाँ ये इतना आसान नहीं हो गया, इतना आसान नहीं होगा बिल्कुल से। और मैंने भी जितना मैं पढ़ सकता था, जो मैं कर सकता था वो मैं कर रहा हूँ, और 1 से 2 चक्कर मेरे और लगेंगे। तुम अगली जुमेरात को फिर आना मेरे पास, और कोशिश करना सेकंड फ्लोर पे जो है ना, सेकंड फ्लोर पे हाँ थोड़ा सा जो है ना आमदोरफ़ अपनी कम रखो, लेकिन अगरबत्ती प्रॉपर जला के रखो, फ्लोर को बिल्कुल साफ़ रखो, कुरान शरीफ रखो यहाँ पर, और सफाई सुथराई दिन में कर दिया करो। रात में थोड़ा सा अवॉइड करना। 3-4 जुमेरात मुझे कंटिन्यू तुम लोगों ने अब लेकर आना है, मैं इस मामले को कंटिन्यू देखूंगा। अच्छा, उनको वो कंटिन्यू बेचारे हमारे साथ आते रहे, उन्होंने हमसे कोई पैसा नहीं लिया, कोई कुछ नहीं, जो होते ना कि डिमांड्स होती है, और वो बहुत माशाल्लाह फी सबिलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त काम करने, बहुत अच्छे, हम उनके साथ भी रहे, काफ़ी उनसे हमारी सलाम दुआ हो गई, हो रही है वो। तो बाद में उन्होंने जो है ना हमसे, हाँ बहुत ज़्यादा बात करते नहीं थे वो, हमसे बस काम की चीज़ करते थे, वो अपना पढ़ते रहते थे। और रास्ते में आने जाने में जब हम उनको पिक एंड ड्रॉप करते थे ना, तो वो उस वक्त भी हमें बहुत ज़्यादा बताते नहीं थे। जब उनको लास्ट टाइम हम उनको लेने लगे, तो उन्होंने हमसे जो है ना, हाँ एक बात हमें ये बोली कि वो कहने लगे कि भाई वो हमें ये कहने लगे कि देखें आपके यहाँ जो था वो एक फैमिली का साया था, और फैमिली लाइक इस तरह के ये सब बच्चे थे सारे, उनके बच्चे भी थे, उनके सब कुछ था सारा मामला। और आपने घर को इस तरह जो खाली करा था, जब आप देखें जब आप अपने घर में रहते नहीं है ना, तो कोई ना कोई वहाँ रहता है,
और कभी कभार ऐसा नहीं भी होता, लेकिन ऐसा हो भी जाता है। तो आप लोगों के साथ यही हुआ है। लेकिन ये कि मैंने जितना मैं उतारा कर सकता था, अब तो मैं आपको बिल्कुल 100% कॉन्फिडेंस दिए कह सकता हूँ कि अब आप जो है ना, हाँ, घर पे अब आप इधर रहें बिल्कुल, और अब इधर ऐसा कुछ होगा नहीं इंशाल्लाह। वो 3-4 जुमेरात, मतलब ये 1 महीने से ऊपर का टाइम हो चुका था, और कहते हैं अब आप इधर रहें बिल्कुल से, और घर को जो है ना बिल्कुल प्रॉपर अब आप इसको खोल के रखें, और अपनी आमदोरफ्त जो है ना, अब मैंने आप लोगों को पहले मना किया था, अब आप रात में भी बढ़ा दें बिल्कुल से, बेशक आप रहें, सोएं और से ये सब कुछ करें। और लेकिन ये कि अब मैं आपको इतना तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको इस तरह की चीज़ें महसूस ऐसी नहीं होंगी, क्योंकि मैं जितना पढ़ सकता था, जितना कर सकता था, अब मैं जब यहाँ पर आता हूँ ना, और पहले मैं जब यहाँ पर आता था, तो अब मुझे यहाँ पर इतना जो है वो ज़्यादा नज़र आता नहीं है। तो फिर उसके बाद जो है वो बहरहाल ये कि अब हम लोग ये काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना अपने दोस्तों से और ये वो हम लोग कुछ लोगों से हमने शेयर करी थी, कुछ से हम शेयर नहीं भी करते थे। वो इस वजह से लोग फिर डर जाते हैं, और ये वो हमारा तो घर था, नेचुरली हम जाते तो फिर हम कहाँ जाते थे। अब हमने तो ज़ाहिर मुकाबला करना था, इस चीज़ का रहना था और इस चीज़ को फेस करना था बिल्कुल। और आपका घर जब होता तो आप एक अलग ही कॉन्फिडेंट होते। तो फिर ये हुआ कि हम जो है, हाँ, इस चीज़ से हमारा जो है, हाँ, वो फिर माशाल्लाह जान छूटी, और ये हमारा जो है ना, ये मामला जो है हमारा ख़त्म हो गया आहिस्ता आहिस्ता। थोड़ा सा टाइम लगा हमें, और लेकिन ये कि मामला, और फिर हमें महसूस भी होने लगा था कि अब इस तरह का वो ऐसा है नहीं। लेकिन ये कि वो जो चीज़ें हमने महसूस करी, जो हमने देखा, जो सारी चीज़ें थी, ये जो मिस्ट्री थी पूरी, और मैंने, मेरे भाई खासकर, जो हमने देखा, जितना हमने बर्दाश्त करा, जितना हमने सोचा, वो हमारे लिए, वो हमारी फैमिली के लिए वो बहुत 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 टफ एक टाइम था, बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं। और ये कि कुछ चीज़ें ऐसी होती थी कि जाने कि हम लोग जो उठ के ही भागते थे, और अब वो चीज़ें जो है वो हमारे और फ्लोर्स पे भी बढ़ रही थी, लेकिन सेकंड फ्लोर तो बहुत ज़्यादा थी। लेकिन ये कि फिर माशाल्लाह ये कि वो सब चीज़ों को हमने जो है फेस करा, और वो चीज़ें माशाल्लाह जो है हमारे पास से वो ये कि ख़त्म हो गई। बताने का मकसद ये था, और मैसेज भी आप लोगों को यही देना था कि आप लोग जब भी कभी भी इस तरह के कहीं जाते हैं, अपने घर को एक लॉन्ग टर्म कहीं छोड़ के, या आप लोग रहते हैं और किसी कमरे को या किसी पोर्शन को या किसी हिस्से को या किसी अपनी छत को या किसी ऐसी जगह को आप लोग उसको इस्तेमाल नहीं करते, यूटिलाइज नहीं करते, कि कम से कम आप ऐसी सेटिंग बना लें कि आप कम से कम उधर कुरान शरीफ को रख दीजिए, लाइट जला दीजिए, अगरबत्ती वगैरह कुछ, हाँ, इस तरह का इसका एहतमाम कर लें। अपना आना, मतलब ये कहने का मतलब ये कि आना जाना रखें, उसको बिल्कुल छोड़ें मत उस जगह को, नहीं तो आप लोगों के साथ ऐसी चीज़ें होंगी कि एक देखिए सबके साथ एक अलग सिचुएशन होती हैं। हमने तो इस चीज़ को भुगत लिया, लेकिन ये कि हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता, कुछ कमज़ोर दिल वाले भी होते हैं, और कुछ लोगों के साथ वो चीज़ें जो हैं वो सराहियत भी कर जाती हैं। मतलब वो कहते हैं ना कि जिन चढ़ गए और कुछ और ये हुआ। तो जब आप अकेले होते हैं ना, अकेले, तो ये आपकी चीज़ें जो है ना, ये चीज़ें फिर आपके साथ होती हैं। तो थोड़ा सा अवॉइड करा करें ऐसी जगहों पे, ऐसी जगहों को, हाँ, जो आपकी चीज़ें होती हैं, आपकी मलकियत में, आपकी ओनरशिप में होती हैं, आप जो है ना उन चीज़ों को जो है इस तरह के इतना बंद मत करें। तो ये थोड़ी सी आप बीती थी मेरी ज़िंदगी की, एक मिस्ट्री थी जो मैंने जो है आप लोगों के साथ शेयर करी। और थैंक्स आपके चैनल का कि आप लोगों ने जो है, हाँ, मुझे इनवाइट करा, अपने चैनल पे बुलाया और मुझे बात करने का मौका दिया। थैंक्स मुमताज़ भाई, आमिर भाई, आपका चैनल इसी तरीके से चलता रहे, और बहुत आपका माशाल्लाह बहुत अच्छा चैनल है, और काफ़ी अच्छी स्टोरीज आती हैं, लोग इसको देखते हैं। और थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर इनवाइटेड मी, कि आपने जो है मुझे बुलाया। सर थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू फहद, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल पे आने का, और आइंदा भी इंशाल्लाह आते रहिएगा। अच्छा आमिर, और
और ये मुमताज भाई, ये एक चीज अपना मैंने आपसे ये शेयर करनी थी और ये चीज बतानी थी कि एक आप, यानी मुझे चीज पता है मुझे कि मेरे एक इल्म में आई ये बात कि आप जो है बेसिकली हॉरर जॉनरा जो है फॉलो नहीं करते थे। आपके बेसिकली जो है आपके साहबजादे फॉलो करते थे और आप इस तरह से नहीं करते थे। तो वो जो हाँ, है बिल्कुल सही है। हाँ, तो वो जो है उसमें आपके साहबजादे ने आपको बोला कि डैड व्हाई नॉट आप भी इस अपनी स्टोरियां अपना शेयर करें। तो आपने जो है फिर लेट नाइट हॉरर स्ट्रीम फॉलो करना शुरू करी और फिर आपकी एक स्टोरी आई जिसने धमाका करा और जिसने रिकॉर्ड बनाया। 1,30,000 के व्यूज हैं। और असल में मैं ये चाहता था, हालांकि ये स्टोरी सुनी हुई है लोगों ने और ये दूसरे चैनल पे आर्काइव के अंदर है, लेकिन क्योंकि ये स्टोरी जो है इट बिलोंग्स टू यू, तो मैं ये चाहता था कि ये हमारे आर्काइव में आ जाए, हमारे चैनल पे भी चलेगी। और ये कि एक ऐसा एक्सपीरियंस है कि जो हमेशा लाइव सुनने में मजा आता है। तो अगर आप बेहतर समझें, अगर आप मुनासिब समझें, तो आप उनमें से कुछ चीजें हमारे साथ आज शेयर करें। तो हाँ आमिर, असल में बिल्कुल सही कहा। मैं बिल्कुल इसको फॉलो नहीं करता था। मेरा छोटा बेटा और बेटी दोनों रात को अपने, जब एफएम के ज़माने में मिनहाज के प्रोग्राम आते थे तो ये सुना करते थे। अच्छा, हमारे पेरेंट्स जब माइग्रेट करके इंडिया से वापस आए हैं ना पाकिस्तान, तो ये सिंध के एक शहर है शिकारपुर के नाम से, सक्कर के करीब, तो वहाँ पर आके वो माइग्रेट करके आए थे। तो वहाँ पर उन्होंने, वो उस ज़माने में क्लेम में घर मिलते थे ना, तो उन्होंने क्लेम किया और उस शहर में अपना घर ले लिया। तो वो घर जो है ना वो तो वहाँ के तो 90% घर हॉरर थे, बिल्कुल हॉन्टेड थे। और ऐसी स्पूकी वेव्स आती थी वहाँ पर कि हम बहुत छोटे छोटे होते थे। तो वो जाहिर सी बात है, हिंदुओं के छोड़े हुए घर थे, वो वहाँ पर चिराग रखे हुए हैं, बुत रखे हुए हैं। मतलब अगर वो हॉन्टेड नहीं भी हैं तो उसमें एक जो फीलिंग मतलब आती थी रहने से, तो वो जाहिर से मुसलमानों के लिहाज से बिल्कुल चेंज थे। तो हम छोटे छोटे थे तो हमारे उस घर में बहुत ज्यादा किस्से होते थे और वो किस्से फिर हमने अपने पेरेंट्स से सुने, हमने खुद फील किए। हमारी जो एल्डर सिस्टर्स थी, ब्रदर्स थे, नानी, वालदा हमारी, वो सबने फील किए। तो वो हम बातें करते रहते थे तो ये छोटे बच्चों के कानों में पड़ते थे। तो इन छोटे बच्चों ने कहा मुझसे कि बाबा आप मतलब इतनी बातें बताते हैं अपने घर की और दादा के घर की और दादी की, तो ये हम सुनते हैं, तो आप इस पे क्यों नहीं बताते हैं? मैंने कहा यार मुझे तो ईमेल भी नहीं करना आता, तो मैं तो मुझे लगा कि चले आप सुनाएं। वो मैंने रिकॉर्ड किया एक स्टोरी, तो वहां की तो नहीं, वहां की भी एक स्टोरी रिकॉर्ड की मैंने, एयरपोर्ट की एक स्टोरी रिकॉर्ड की। और मेरे बेटे ने लेट नाइट हॉरर शो, मैं तो नाम लेता हूँ उसका क्योंकि हम तो भाई इंस्पायर हैं लेट नाइट हॉरर शो से, और मिनाज से इंस्पायर हो गया हमने ये किया है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि मैं उनकी तारीफ करूं। तो हमने वो टेप सेंड कर दिया उनको। तो वो बस अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि वो 1,20,000 1,15,000 व्यूज हो गए। तो मैं कह रहा था अगर 1,15,000 व्यूज हो गए तो मैंने कहा काफी लोगों ने सुन लिया, तो अगर मैं यहाँ पर बताऊंगा तो वो रिपीटेशन हो जाएगी। लेकिन आप जब कह रहे हैं तो मैं उसका थोड़ा सा एक पार्ट बता देता हूँ उसका, क्योंकि वो एयरपोर्ट स्टोरी जो है, जो टेप चला है वो लेट नाइट हॉरर शो का टेप है, वो उसमें 3 स्टोरीज उसने कंबाइंड कर दी है, एक्युमुलेट कर दी। पहले अलग अलग चली, फिर उसने एक टेप बना के जो ना मिनाज साहब ने डाल दिया था। तो उसका एक पार्ट मैं आपको बता देता हूँ। एक जगह है 2 नंबर टर्मिनल हुआ करता था, पहले 1 नंबर टर्मिनल होता था, फिर 2 नंबर टर्मिनल, फिर 3 नंबर टर्मिनल, इस तरीके से ये बने। तो जो सीक्वेंस उसकी है वो 1 नंबर टर्मिनल, 3 नंबर टर्मिनल और फिर 2 नंबर टर्मिनल, क्योंकि 2 पहले बन गया था, 3 बाद में उन दोनों के बीच की जगह में बना। तो वो जो 3 नंबर टर्मिनल था उसको तोड़ के इन्होंने कार्गो मतलब एरिया बना दिया। तो हमारा तो अलग था, लेकिन इन्होंने मुख्तलिफ किस्म की जो दूसरी कार्गो एजेंसीज हैं और जो एयरलाइन है उनको दे दिया था। और उसी में पीआईए का एक काउंटर बना दिया था, क्योंकि कार्गो कॉम्प्लेक्स उससे बिल्कुल अलग है, वो पूरी अलग एरिया अलग है, वो बहुत बड़ी जगह है। इमीडिएट कार्गो डिलीवरी का सेक्शन जो बना दिया था, जैसे रात को बाज़ दफ़ा ब्लड सैंपल आते हैं ना, डेड बॉडीज आती हैं, न्यूज़पेपर आते हैं और ह्यूमन आईज आती हैं, इस किस्म के कुछ ऐसे आइटम आते हैं जो फौरी डिलीवरी चाहिए होती है उनको,
तो हमने उस जगह पर एक काउंटर बनाया, और वो जाहिर सी बात है जहां पर कार्गो डिलीवर होगा वहां कस्टम ड्यूटी भी लगेगी, तो कस्टम वाले भी बैठे होते थे, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स भी होगी, तो और वो सेक्शन जो है वो 24 आवर्स के लिए ऑपरेशनल था, बाकी दूसरा इलाका जो है ना बंद हो जाता था। तो उस पे 2 लड़कों की ड्यूटी होती थी काउंटर में, 12-12 घंटे की शिफ्ट होती थी, सुबह 9 से रात के 9, रात के 9 से सुबह 9। तो वो रात के 9 बजे से सुबह 9 बजे वाली शिफ्ट थी, और वो लड़के जो है वहां पर ड्यूटी कर रहे थे, पीआईए की मतलब सेक्शन। उसके बाद आप इस तरीके से, मैं थोड़ा सा उसका एरिया बता रहा हूँ कि आप ये अंदाजा लगा सकें कि वहां पर एक आम आदमी की पहुंच नहीं हो सकती। सबसे पहले एएसएफ वाला खड़ा होता है, एएसएफ वाले से अंदर फिर कस्टम का एक सिपाही होता है, जो कस्टम एरिया है, क्योंकि जो भी चीज आती है उस पर अगर कस्टम ड्यूटी अप्लाई कर जाए तो वो जो कस्टमर होता है पहले जाके कस्टम ड्यूटी भरता है, फिर उसकी रसीद लाके पीआईए वालों को बताता है कि हमने भर दी है, फिर वो रिलीज करते हैं, और एक कैशियर भी बैठता है। इस तरीके से उसकी सेटिंग है। तो वो दोनों लड़के ड्यूटी कर रहे थे। अच्छा, अब उन लड़कों में एक लड़का था जो इंटीरियर सेल से ताल्लुक रखता था, तो उसकी खाला जो है ना वो कोई उनके कब्जे में मोक्कल थे, या उन पे हाजिरी आती थी, या कुछ ऐसा सिलसिला था, मतलब ठीक ठाक पहुंची हुई चीज थी उनकी आंटी जो थी। तो वो दोनों बातें कर रहे थे इसी टाइप की ना, रात के कोई 1 बजे 2 बजे का टाइम था। तो बातें करते करते उसमें से एक ने कहा कि यार सुनी तो मैंने भी बहुत है ये बातें, लेकिन मैंने देखा कभी नहीं, और मुझे तो इश्तियाक है कि यार मैं कभी देख सकूं। तो आमिर को बस बातें करते करते ये उन्होंने देखा कि एक कोई साहब हैं, वो चले आ रहे हैं सामने से, वाइट शलवार कुर्ता पहने हुए, वो कलफ वाले टाइप का ना, कॉटन का, और नॉर्मल इंसान, बस थोड़ा सा कद लंबा था, एक आम इंसानों से। और वो अंदर आके इनके बराबर में चेयर खाली थी, उन्होंने खुद ही ना पूछा, बस वो चेयर खिसकाई, उस पर बैठ गए। ये लोग समझे कि कोई होगा कार्गो इनका इमीडिएट डिलीवरी का। उन्होंने उससे मुखातिब हुए, जी सर हम, क्या काम है आपका, कोई कार्गो है? कि नहीं मेरा कोई कार्गो वार्गो तो नहीं है, मैं तो ऐसे ही आपसे मिलने आ गया। अब वो दोनों शख्स उनको जानते नहीं थे वो लड़के। उसने बोला यार कोई जान पहचान तो है नहीं, ये कौन शख्स हमसे मिलने आ गया, और रात के 1:30-2 बजे। तो पहले तो वो इसलिए नहीं होंगे, उन्होंने कहा कोई कस्टमर होगा। जब उसने कहा नहीं मेरा कोई कार्गो नहीं है, मैं मिलने आया हूँ, बोला अच्छा बैठे हैं, फिर आपको चाय पिलाते हैं। नहीं नहीं नहीं, चाय वाय नहीं, रहने दे, बस आप बातें करें अपनी। और वो उनकी तरफ देख के थोड़ा सा हंसने लगा, और जो दूसरा लड़का था उसकी तरफ देख के हंसने लगा। तो बिल्कुल नॉर्मल इंसान, बस वो कोई 5 मिनट 7 मिनट इनके साथ बैठा। अब ये क्योंकि बातें ऐसी कर रहे थे उसके आने से पहले, और वो लड़का जिसकी खाला जो है, जिसके ऊपर हाजिरी आती है और मौक्कल उनके कब्जे में है, वो थोड़ा सा जानता भी था इनके बारे में ना, तो वो कुछ समझ गया। उसने बोला भाई ये मामला कुछ सही नहीं है, लेकिन अब क्या कह सकते थे, वो मेहमान के ऐसे से बैठा हुआ था, उसको ये भी नहीं कह सकते थे कि उठ के जाओ भाई अगर कोई काम नहीं है तो। ये बैठे रहे, उसने नॉर्मल तरीके से 2-4-5 बातें की, 5 मिनट बैठा, बोला फिर मैं चलता हूँ। वो हैरान हो गए, उसने बोला चले ठीक है जनाब, थैंक यू वेरी मच, आप मिलने आए हमसे और आपने चाय भी नहीं पी, कुछ ऐसे बात की। बोला नहीं नहीं, बस आप लोगों को अरमान था, आप बात कर रहे थे, हमने कहा चलें आपसे मिल लेते हैं, तो बस वो ये कह के चला गया। जब वो इसने ये जुमला डिलीवर किया ना कि आप लोगों का अरमान था, आपको शौक था, फिर वो लड़का थोड़ा सा चिकना। अच्छा, वो चलता हुआ जा रहे हैं बाकायदा, सामने से 10 फीट 15 फीट 20 फीट तक वो नजर आया, और जैसे ही कस्टम के सिपाही की जो पोस्ट आती है ना पहली, उसको क्रॉस करने से पहले वो जैसे एयर का सा एक मतलब बबल सा, वो क्या ना, वो वहां से फिर उसको आगे नजर नहीं आया। ये दोनों रश करते हुए भागे। उन्होंने कस्टम के सिपाही को कहा, बोला यार जो भी अंदर आ जाता है तुम आने दे रहे हो यार, बगैर कार्ड के, बगैर उसके ना पूछ। उसने बोला जनाब किसको अंदर आने दिया? बोला अभी यहाँ से नहीं, शलवार कमीज में एक बंदा गया। बोला पागल हो गए हो क्या यार, यहाँ से कौन गया? उससे 10 15 20 फीट दूर फिर वो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स वाला था। ये भागते हुए उसकी तरफ गए, इनके साथ साथ वो कस्टम का सिपाही भी।
वो एसएफ वाले को, सिपाही को पकड़ लिया। बोला यार तुम रोकते नहीं हो आने का? उसने बोला साहब कौन आया जो मैं रोकूं? बोला यार अभी आया और फिर वापस निकल के गया तुम्हारे सामने से। बोला कौन गया है साहब? फिर ये तीनों और चारों हो गए, वो एएसएफ का सिपाही भी शामिल हो गया, वो भी चारों जाके वो गेट तक बिल्कुल चले गए। अच्छा, गेट से निकलने के बाद आमिर तुमने भी देखा होगा, मतलब वो पार्किंग एरिया है, मतलब एक पूरा ग्राउंड है, उसमें कोई बिल्डिंग नहीं है, दरख्त लगे हुए हैं, लेकिन पूरा पार्किंग एरिया है। मतलब अगर आप 500 मीटर से भी पीछे खड़े होकर देखें तो दूर तक बंदा नजर आएगा, और रात को तो कोई बंदा नहीं, दूर दूर तक कोई बंदा नहीं। ये ऐसे वाले को बोलने लगे, बोला यार बगैर, उसने बोला साहब ना कोई आया है ना कोई गया है, ना कोई आया है ना कोई वापस गया है, आप क्या बातें कर रहे हैं? खैर अब वो तो अगले दिन फिर सीसीटीवी कैमरे की मदद से भी उन्होंने चेक करवाया, तो कोई उसमें फिगर जो है वो जाती हुई नजर नहीं आई। ये वापस आ गए, डरने लगे। अजीब, तो सुबह तक इन्होंने टाइम गुजारा। सुबह 6 बजे जो ना फजर की नमाज के बाद इसने अपने खाला को फोन मिलाया। इसने बोला खाला ऐसे 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 तो वाकया हुआ। खाला जैसे इंतजार कर रही थी इसके फोन का, बोलने लगी तुझे और तेरे दोस्त को देखने का बड़ा शौक था ना, तो मैंने दिखा दिया, अब क्या मसला है, तुझे डर क्यों रहा है? अपने दोस्त को बोल तेरा शौक पूरा हो गया। ले भाई, उसने तो अपने जब दोस्त को बताया फिर उसकी हालत खराब हुई। खैर भाई फिर वो मेरे पास आया, बोलने लगा सर हमारी ड्यूटी चेंज कर दे वहां से। मैंने मानी ड्यूटी करनी। वो एक जो जिसकी खाला थी उसको तो मैंने फिर वहीं पर रखा, क्योंकि वो थोड़ा सा बहादुर टाइप का बंदा था, जानता। दूसरे बंदे ने बोला मुमताज साहब मैं नहीं करूंगा ड्यूटी। मैंने फिर उसकी ड्यूटी फिर चेंज करके, रोस्टर चेंज करके, मैंने चलो 1-2 दिन करो देखो, फिर मैंने उसका रोस्टर चेंज कर दिया, अपने कॉम्प्लेक्स में बुला लिया उसको। तो इस किस्म का वाक़या, और एयरपोर्ट की तो पूरी जो बिल्डिंग और एरिया है इस किस्म के वाक़यात से भरा पड़ा है। और 4-5 वाक़यात तो मेरे अपने ज़ात के साथ वहाँ पर जो है ना, जो मैंने फीलिंग या साइटिंग महसूस की है मेरे साथ हुए हैं। तो इसके सारे टेप जो है ना उसमें मेरे पास पड़े हुए हैं, आपने सुने होंगे, बहुत सारे टेप हैं इसके। तो 4-5 इसके हैं। तो ये क्योंकि पूरा एक बहुत ही मशहूर और बहुत पॉपुलर स्टोरी है, तो आपने कहा तो मैंने बता दिया, वरना ये तो रिपीटेशन है। और उसका वो भी था, इस्फहानी हैंगर का भी सुना है काफी, कि वहां पे भी जो जहाज खड़े इस्फहानी हैंगर का है। और जिस जगह अब ये जो नया टर्मिनल बना है, जिना टर्मिनल, पहले तो ये नहीं था ना, ये तो 20 साल की कहानी है। तो उस जगह से लेके और मॉडल कॉलोनी के रोड तक ये सारा जो है ना वो कीकर का और बेरी का जंगल हुआ करता था। और जानवर तो खैर रेप्टाइल एंड जानवर तो एक अलग चीज है ना, वो तो जाहिर सी बात है जंगल में होते हैं, लेकिन दूसरे मामलात भी थे। अब वहां पर वो सफा करके जिना टर्मिनल बन गया है। लेकिन जो ये ओल्ड बिल्डिंग है ना, जो गोल बिल्डिंग है पुरानी अंग्रेजों के जमाने से, टर्मिनल 1 जी, और उसके साथ फिर इंजीनियरिंग एरिया, और फिर उसके साथ पीआईए का हेड ऑफिस, और पीआईए हेड ऑफिस के पीछे फिर किसी जमाने में शेवर के ये फार्म्स होते थे, क्योंकि जो पीआईए पोल्ट्री फार्म जो शेवर के थे वो तो पीआईए ने शुरू किए सबसे पहले। तो उसके बाद फिर वो वहां पर पार्किंग एरिया है, और वो अभी तक मौजूद है पार्किंग एरिया। और उसमें 100 साल पुराने दरख्त हैं यार, मैंने खुद देखे, हम गाड़ी खड़ी करते थे, 100 साल पुराने दरख्त हैं। तो उसके पीछे सीआरसी की बिल्डिंग बनाई। वो बिल्डिंग नहीं बनी थी, बहुत खूबसूरत बिल्डिंग बनी थी, लोग दूर दूर से देखने आते थे सीआरसी बिल्डिंग। हो भाई, सेंट्रल रिजर्वेशन कंट्रोल, सीआरसी मींस। तो उस सीआरसी बिल्डिंग के जो पीछे वॉशरूम बनाए थे ना लास्ट में, तो जाहिर सी बात है वो पार्किंग एरिया उधर से नजर आता था, अगर वो वॉशरूम के आप रोशनदान से देखें। तो वो पार्किंग एरिया में जो दरख्त लगे हुए थे ना, वो बाकायदा आके वॉशरूम की वॉल्स को टच करते थे, बहुत घने दरख्त। तो वहां पर जो है ना वो सिलसिला हुआ था, और वो 2-3 लड़कियां जो है ना वो रिजर्वेशन हमारी असिस्टेंट जो थी वो बेहोश भी हो गई। और फिर ये वाकया रिकॉर्ड भी हुआ प्रिंट मीडिया में। वो वहां के वॉशरूम में नजर आता था कोई, कि जब ये कोई भी लड़की जाती थी या कोई मेल स्टाफ जाता था ना वॉशरूम में, तो कोई पहले से कमोड पे बैठा हुआ होता था या वहां पर खड़ा हुआ होता था। इस किस्म का वाकया दिया उस कॉरिडोर में, क्योंकि वॉशरूम हमेशा जहाँ बनाए जाते हैं थोड़ा सा पीछे की तरफ एरिया में बनाए जाते हैं ना, ऑफिस की तो बिल्कुल मिला के तो नहीं बनाए जाते, एक बीच में लॉबी होती है, फिर वो पीछे बनाए जाते हैं। तो उसमें बहुत सारे ऐसे वाकयात हुए। तो एयरपोर्ट के तो बहुत वाकयात हैं, मैंने शेयर किए और काफी टेप मेरे पड़े हुए हैं।
इंशाल्लाह फिर किसी दिन किसी और एपिसोड में किसी एक आध का तज़किरा करूंगा मैं आपसे थोड़ा सा, यानी कि मैं चाह रहा था कि वो हमारे आर्काइव में आए, और हाँ क्योंकि ऐसी बात है वो स्टोरी चले कहीं पे भी, और डेफिनेटली मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि मिनाज इज द किंग ऑफ हॉरर जॉनरा, तो डेफिनेटली और वो हमारा बहुत अच्छा दोस्त भी है, तो मिनाज और बड़ी अच्छी आदत का है, आई रियली रिस्पेक्ट हिम। तो उसके पास है तो ये कि अब क्योंकि बिकॉज दीज स्टोरीज बिलोंग्स टू यू, तो ये कि अब जो है हम लोगों ने एक ये चैनल खोला है और ये चैनल आपका है, तो उसमें जो है ना ये एक आर्काइव में आ जाएगा, हमारी आर्काइव में रहेगा। और ये मैं इंशाल्लाह आमिर नेक्स्ट एपिसोड में अपना जो शिकारपुर वाला घर था ना, जो बेसिक जहाँ से ये हमको चीजें शुरू हुई और हम इसके आदी हो गए और हमने आंखों से भी देखा कुछ चीजें, और हमारे साथ और मेरे साथ क्या है, मेरी बड़ी बहनों के साथ, भाइयों के साथ, फादर मदर सब, मतलब पूरे खानदान के साथ, वो तो घर ही ऐसे थे। तो उसका कुछ थोड़े से जिक्र करके नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा उस घर के बारे में कि वो क्या घर था। वो आप स्टार्टिंग नोट दीजिएगा उसका, और उस पे, और ये कि मुमताज भाई मैं ये सोच रहा था, या मैं आपसे यानी कि मशवरा भी कर लेता हूँ, आप क्या राय देते हैं कि हम लोग नेक्स्ट एपिसोड जो है काला जादू पे करते हैं, क्योंकि अगर सुनने वालों का ये अच्छा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उस पर करते हैं या देख लेंगे। अब पहले हम अपने सुनने वालों से ये कहेंगे कि इस किस्म का मटेरियल हमको जरूर सेंड करें बाय ईमेल या बाय मतलब व्हाट्सएप, जिस तरह से भी, वॉइस नोट के जरिए, ईमेल के जरिए, रिकॉर्डिंग के जरिए, कि ब्लैक मैजिक पे ना जितनी भी मालूमात है उनकी वो लाएं। और हम ब्लैक मैजिक के हवाले से, क्योंकि मैंने पिछली जो हमारी एपिसोड थी ना करीन के बारे में, हमजाद के बारे में, वो एफएमआर ने बहुत हमारी नॉलेज एनहांस की, हमारी मालूमात में इजाफा किया, लोगों की मालूमात में इजाफा किया, और वो पसंद भी की गई। उसके कमेंट जो आए, कमेंट सेक्शन में आप जाके देखें तो उसके कमेंट्स बड़े अच्छे आए एफएमआर के लिए। तो हम कोशिश करेंगे कि ब्लैक मैजिक पे भी एफएमआर की नॉलेज से फायदा उठाएं, अपने लोगों को भी कुछ बताएं, हम भी अपनी नॉलेज एनहांस करें। तो हम अगर वो फारिग हुए, हम उनसे टाइम ले लेंगे तो एफएमआर को भी बुलाएंगे और ब्लैक मैजिक पे उससे भी बात करवाएंगे इंशाल्लाह। क्योंकि ये बड़ा मुमताज भी, इफ यू सी अराउंड, तो ये बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है, बहुत ज्यादा सुनने में आने लगा है काला जादू। और ये तो मैंने कहा व्हाई नॉट, और ये कि लोगों का इंटरेस्ट भी है इसमें बहुत, तो ये कि इसके ऊपर जो है एफएमआर की और फिर आपकी और फिर मैं भी इस पे थोड़ा रिसर्च करूंगा, तो एक ऐसी प्रॉपर नॉलेज लेके आए जिससे लोग फायदा उठा सकें। और इस पे जो है अनस की भी हम फीडबैक देंगे इसी पे, जरूर। लेकिन मेरा ख्याल है कि उसमें हम थोड़ा सा टाइम दें अपने सुनने वालों को, ताकि वो इस टॉपिक पे ना कोई टेप तैयार कर लें, इस टॉपिक पे कोई ईमेल तैयार कर लें और हमें सेंड कर दें, ताकि वो सारा मटेरियल हमारे पास आ जाए। फिर हम एफएमआर से भी टाइम ले लेंगे जी। तो अगर उनके पास वो टाइम होता है हमारे नेक्स्ट एपिसोड के लिए तो उसमें, अगर इसमें नहीं होता तो उससे नेक्स्ट में इंशाल्लाह जरूर करेंगे जरूर। तो आपने जो वो क्लोजिंग लाइंस हैं वो क्या सुनानी है आपने, हमने आज क्या सुनना है? ये इस पे थोड़ी सी मैंने रिसर्च करी अपना, ये बड़ा थोड़ा सा मेरे पास एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आया, एक इंटरेस्टिंग अपना सब्जेक्ट आया कि मैं उसको बेसिकली चेंज नहीं कर सका, कि मैं अटक गया उसके ऊपर। और ये कि मैं 2-3 दफा गया, मैंने कहा सोचा मैंने करूं, लेकिन फिर उसके बाद जो मैंने कहा नहीं, इसको नेक्स्ट टाइम कभी और। फिर ये कि इस दफा जो है मैंने कहा मैंने इस पे अपनी रिसर्च करनी है और अपना लेके आना है सारा। तो ये बेसिकली जो है डॉल आइलैंड मैक्सिको की स्टोरी है, और ये कि एक आइसोलेटेड आइलैंड है, मैक्सिको से 2 घंटे की मुसाफत पे है, और इसके अंदर जो है हर जगह पे जो है डॉग लटकी हुई है, इंसानी आबादी नहीं है यहाँ पे, और यहाँ पे जो है जाना भी रेस्ट्रिक्टेड है। अच्छा, इस तरह के 2 आइलैंड हैं मैक्सिको में, आपको वो जो है डॉल आइलैंड कह के ले जाते हैं, लेकिन वो नकली डॉल आइलैंड में ले जाते हैं, और वो ये, लेकिन जो असली है वो जो है वो दूसरा है, वहाँ पे जाने में पाबंदी है, और लोकल्स बड़ी मुश्किल से लेके जाते हैं आपको वहाँ पे, क्योंकि गवर्नमेंट पकड़ लेती है कुछ इस तरह के मामला। तो ये स्टोरी शुरू करने से पहले बस ये कि लास्ट मैसेज अपना सबको यही देते हैं कि गाइस प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब इट, और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि यू कैन रिसीव ऑल द नोटिफिकेशंस ऑन योर मोबाइल्स।
और ये कि मुमताज भाई, एंडिंग बस मेरी तरफ से तो यही है कि मैं अब ये स्टोरी शुरू करता हूँ और आपकी तरफ से अगर एंडिंग हो तो। बस यही है कि अगर आप ये क्लोजिंग लाइंस पढ़ेंगे तो गुड बाय अंटिल नेक्स्ट एपिसोड। ओके चलिए, ओके जी, कैमरा ऑफ हो जाएगा, वैसे मैं सुन रहा हूँ आपको। अच्छा जी, चले, ओके जी, थैंक यू। मैं सुन रहा हूँ आपको। चलिए सुने, आप एंजॉय करेंगे। चलिए जी जी बिल्कुल। हॉन्टेड डॉल आइलैंड, आसेबज़दा गुड़ियों का जजीरा। मेक्सिको के करीब ये एक आइलैंड है। अगर आप मेक्सिको से जाएं तो कश्ती पर 2 घंटे लगते हैं। ये जजीरा मेक्सिकन गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। यहाँ पर जाने पर गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी है। इस जजीरे में हज़ारों डॉल्स मौजूद हैं, जिनमें सैकड़ों डॉल्स पर लोगों ने काला जादू करके उनको यहाँ फेंक दिया है। आइलैंड की एंट्री पर बांस का दरवाज़ा लगा हुआ है, जिस पर डॉल्स के कटे हुए सर लगे हुए हैं। एक आदमी का नाम सेंटेना बाबरा, उसने ये जजीरा आबाद किया था। वो यहाँ का केयरटेकर था और वो इस जजीरे की देखभाल करता था। मगर सवाल ये है कि क्या वो साइको था या वो उन हालात के बाद साइको हो गया था जो इन जजीरे में उसके साथ पेश आए थे। तो ये जजीरा जो है आबाद तो है, मगर इंसानों से नहीं, डॉल से। एक दिन वो इस जजीरे पर फिशिंग कर रहा था। ये बात 1951 की है, जब उसको एक बच्ची की लाश पानी में तैरती हुई मिली। हो सकता है कि वो पानी में डूबने की वजह से मरी हो। बहरहाल उसने उस लाश को उठाया और उसको बाहर निकाला। उसके पास ही उस बच्ची की डॉल भी पानी में फ्लोट कर रही थी। उसने बच्ची को दफनाकर उसकी डॉल वहीं कब्र के करीब एक दरख्त से लटका दी। कहते हैं ये उस बच्ची की स्पिरिट या रूह है जो इस डॉल को हॉन्ट किए हुए है, और आसपास का एरिया भी इसी वजह से हॉन्टेड है। रही सही कसर जादूगरों ने काला जादू कर करके यहाँ मुख्तलिफ डॉल्स फेंक फेंक कर पूरी कर दी, जिसकी वजह से यहाँ का पानी तक शैतानी एंटिटीज की प्रेजेंस बताता है। 2001 में सेंटेना बाबरा डॉन यूलियन की लाश भी उसी जगह पाई गई जहां 50 साल पहले उस बच्ची की लाश मिली थी। कहते हैं कि इस आइलैंड में जो पहली डॉल जो डॉन जूलियन को मिली थी, जो उसने लटकाई थी, वो डेमोनिक एंटिटी को अपनी तरफ मुतवज्जा करने में कामयाब हो गई थी।
वो ही ओरिजिनल पहली डॉल का ना ही हाथ है और ना ही टांगें, और देखने में इंतहाई बदसूरत डॉल है। लोग जो वहाँ जाते हैं उनको स्ट्रेंज फीलिंग आती है। किसी को रोना आता है, किसी को डर लगता है, किसी को ऐसा लगता है कि उसका नर्वस सिस्टम शट ऑफ हो रहा है, जैसे इंसान डूब रहा हो। इसका मतलब ये है कि वो हॉन्टेड डॉल लोगों को फीलिंग कराती है डिफरेंट इमोशन और रिफ्लेक्सेस की। लाइट एकदम से फ्लिकर होती है। लोग जो वहाँ रुके और मुख्तलिफ टाइमों पे रुकते हैं, उनको डॉल्स की शैतानी हंसी की आवाज़ें आती हैं। स्ट्रेंज थिंग ये है कि ये डॉल्स या कुछ डॉल्स अपनी जगह चेंज करती हैं। एक औरत वहाँ विजिट पर थी कि उसको शाम में एक मखसूस डॉल की आवाज़ आई जिसने उसको पुकारा, मामी। कहते हैं सेंटाना बारबरा यूनियन की रूबी सी आइलैंड में उस लड़की और शैतानी कुव्वतों के साथ यहाँ ट्रैप है। आइलैंड में रात में अजीबो गरीब आवाज़ें आती हैं। सेंटाना बारबरा ने जब लड़की को दफनाया था तो कहते हैं वो पोजेस हो गया था और डिफरेंट प्लेसेस से डॉल्स ढूंढ कर ला कर उसने वो डॉल्स पूरे आइलैंड में लटकाना शुरू कर दी थी। सोचें कि एक आदमी इस तरह की हरकत कर सकता है। उस जगह की एनर्जी बहुत नेगेटिव है। वहाँ से मुख्तलिफ आवाज़ें भी आती हैं और कभी कभार ऐसा भी महसूस होता है कि बहुत सारे लोग वहाँ पे घूम रहे हैं, मगर जब आप नोट करें तो आप वहाँ पे अकेले होते हैं। सवाल ये है कि डॉल से क्यों पोजेस होती हैं, जैसा कि मशहूर ज़माना एनाबेल डॉल, जिसके बारे में पूरी दुनिया जानती है कि अब वो अमेरिका के एक म्यूज़ियम के अंदर डब्बे के अंदर कैद है और उसको खोला भी नहीं जाता है। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि डॉल्स का फिजिकल मैनिफेस्टेशन यानी ज़ाहिरी हुलिया इंसान की तरह होता है, तो वो डिमोनिक एंटिटीज़ या नॉर्मल पैरानॉर्मल एंटिटीज़ को अट्रैक्ट करता है। और ये बात तो सब जानते हैं कि ये एंटिटीज़ जो होती हैं वो इस तरह की चीज़ें पसंद करती हैं और ये इंसानों से नफ़रत भी बहुत करती हैं। दिन में ये आइलैंड एक परफेक्ट पिकनिक स्पॉट है जहाँ पे सुकून होता है, जहाँ पे आप जाएं तो स्ट्रेंज थिंग के साथ साथ आपको सुकून का एहसास भी होता है। मगर रात होते ही यहाँ की फ़ज़ा पूरा पलटा खा जाती है। सवाल ये है, क्या आइलैंड ऑफ डॉल्स हॉन्टेड है, जहाँ हजारों गुड़ियाएं लटकी हुई हैं? ये एक ऐसा सवाल है कि इसका फैसला तो वो ही कर सकता है जिसने इस आइलैंड का विजिट किया है।
हजारों डॉल्स की मौजूदगी, उस पर आइसोलेटेड आइलैंड, फिर कुछ डॉल्स का खुद ब खुद अपनी जगह चेंज करना, रात में क्रीपी रोने की आवाजें आना, लाइट्स का फ्लिकर करना। जी हाँ, ये सब ये बताते हैं कि ये आइलैंड हॉन्टेड है। अगर आपको यकीन नहीं तो मेक्सिको ज़रूर जाएं और इस आइलैंड का विजिट करें। मुझको ज़रूर बताइएगा कि आपने क्या एक्सपीरियंस किया। मुझको इंतज़ार रहेगा आपका एक्सपीरियंस सुनने का। See you at next episode of Spooky Haunted Tales. Sleep tight. Allah Hafiz.